अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज है 21 दिसंबर 2020 और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, बट बिफोर गोइंग अहेड वी नीड टू लर्न फर्स्ट द टर्म स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो टर्म है ये इस्तेमाल की जाती है स्लाइटली सॉल्युबल या स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पहले ये जानना ज़रूरी है हमारा कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट या स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है। पहले देख लेते हैं स्पैरिंगली या स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। ऐसे सॉल्ट्स जो कि पानी में बहुत कम हल होते हैं उन्हें हम स्लाइटली या स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, यानी आप इनको वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो ये बहुत ही कलील मकदार के अंदर पानी में डिज़ोल्व होते हैं, बाकी अनडिज़ोल्व फॉर्म के अंदर ही वाटर के अंदर मौजूद रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप चॉक लें, चॉक का पाउडर। ठीक है, चॉक बेसिकली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। आप चॉक के पाउडर को अगर पानी में डालें तो वो बहुत कम हद तक हल होता है और बाकी के सारा क्या हो जाता है कि बॉटम ऑफ द ग्लास में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मैंने यहाँ इस बात को लिख भी दिया है कि द सॉल्ट्स विच पार्शियली और लेस डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। इन्हीं स्पैरिंगली और स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में बहुत सारे इस तरह के सॉल्ट है, लाइक सिल्वर क्लोराइड है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है जिसकी मैंने अभी मिसाल दी, चॉक जिसे हम कह रही हूँ। इसके अलावा लेड आयोडाइड है, लेड क्रोमेट है, बेरियम सल्फेट है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट है एंड सो ऑन। और भी बहुत से एग्जांपल हैं। बुक के पेज नंबर 183 पे देखिएगा, वहाँ एक पूरा टेबल दिया हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा कौन कौन से सॉल्ट्स अवेलेबल हैं। थोड़ी एग्जांपल अपने जहन में रखिएगा ताकि अगर एग्जाम में इस तरह का आ जाए कि इनमें से कौन सा सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल है तो फिर आप उसको क्लिक कर सकते हैं कि भाई दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो अब इसी की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिल्वर क्लोराइड ले रही हूँ। अब जैसे हमने ले लिया सिल्वर क्लोराइड, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये हमारा बहुत कम पानी में हल होता है। ठीक है, अब जब हमने इसको वाटर में जब हम डिज़ोल्व करने लगेंगे तो क्या होगा, ये कुछ पानी के अंदर डिज़ोल्व होगा और डिसोसिएट हो जाएगा अपने आइंस में। ठीक है, अच्छा, कुछ हद तक हल होगा और फिर क्योंकि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और इसको भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन से डिनोट करते हैं, तो कुछ जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और बाकी अनडिज़ोल्व फॉर्म के अंदर मौजूद रहेंगे। और फिर क्या होगा, जैसे ये डिसोसिएट होकर सिल्वर और क्लोराइड के आयंस बनाएंगे। कुछ जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाएगा, यानी कि ये फिर से वापस बैक कर जाएंगे AgCl के अंदर, फिर से वापस जाएगा Ag, और जब तक इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के ऊपर डिजॉल्व लाइन भी मौजूद होंगे और अनडिजॉल्व सॉल्ट भी क्या होगा, मौजूद होगा। तो इस इक्वेशन का अगर हमें कैसे निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, ये अनडिजॉल्व फॉर्म में है और ये डिजॉल्व लाइंस हैं। ठीक है, अच्छा, केसी की अगर इस इक्वेशन के लिए हमें केसी एक्सप्रेशन लिखना हो तो वही आ जाएगा, केसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारा क्या है, डिजॉल्व लाइन की कंसंट्रेशन है जो कि प्रोडक्ट साइड पे मौजूद है, तो डेट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइंस, एंड इन द डिनोमिनेटर आ जाएगा द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिजॉल्व सिल्वर क्लोराइड आयन, सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, तो ये आ गया जनाब। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो फिर इसकी तो मकदार के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी और ये है भी कैसा, अनडिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर मौजूद है। और जब यानी कि सॉल्ट एक हद तक ही हल होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है, हर एक सॉल्ट की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है कि भाई वो कितना हद तक हल हो सकता है। टेम्परेचर उसकी सॉल्युबिलिटी में अहम किरदार अदा करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो कुछ हद तक उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाएगा, जब वो सॉल्ट का जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाएगा तो फिर मज़ीद वो हल नहीं हो पाएगा। तो इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो वो वही सैचुरेटेड पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है, और जब वो सैचुरेशन पोजीशन के ऊपर आ जाता है तो फिर ये मज़ीद AgCl या जो अनडिजॉल्व फॉर्म में हमारा सॉल्ट है वो मज़ीद डिजॉल्व नहीं होगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, यानी इस पर मज़ीद तब्दीली नहीं आएगी। तो केसी बराबर है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व लाइन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द अनडिजॉल्व लाइन, जो कि
इक्विलिब्रियम पे ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस कांस्टेंट मिकदार को हम किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया, फॉर एग्जांपल के सी बराबर है, अब ये जो एज मतलब सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन है और ये जो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये तो वेरी कर सकती है लेकिन टेम्परेचर की बुनियाद पर, यानी कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, लेकिन एट इक्विलिब्रियम ये जो AgCl है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, मज़ीद डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है, मज़ीद डिज़ोल्व हमारा ये सॉल्ट नहीं होगा। तो हमने क्या करा, इसको एक और कांस्टेंट से क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, फ़र्ज किया, क्योंकि तो इसमें तब्दीली नहीं आ रही ना, कांस्टेंट हो गया। तो इस कांस्टेंट मिकदार को हमने एक दूसरे कांस्टेंट दैट इज़ के डैश से रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई इसमें तब्दीली नहीं हो रही, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया है। और ये ऊपर हमने लेके आ गए कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड आयन। तो के सी बराबर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड आयन, और यहाँ इसको के डैश जो कि अनडिजॉल्व सॉल्ट की कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखा जाए तो एक कांस्टेंट ये है के सी और एक कांस्टेंट के डैश, इन दो कांस्टेंट को हम एक जगह पे ले आते हैं। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। के डैश विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। अब ये दो कांस्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन दो कांस्टेंट्स की के प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक तीसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। और फर्स्ट किया कि वो जो तीसरा कांस्टेंट है वो है KSP। तो KSP विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन। इन दो कांस्टेंट को के प्रोडक्ट को हमने एक तीसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, दैट इज KSP, एंड इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये KSP बेसिकली क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड इट्स डिफाइन एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड आयन ऑफ द स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। यानी कि ये KSP बेसिकली क्या है, सो KSP को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि KSP इज द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड आयंस। ये देखिए आयोनिक कंसंट्रेशन है ना ये, और कैसे, जब हमने इसको बताया था कि ये डिजॉल्व हो गए थे, और डिजॉल्व आयन का पहले हमने KC एक्सप्रेशन लिखा, फिर उस KC एक्सप्रेशन से हमने KSP की वैल्यू या एक्सप्रेशन एवेल्यूएट किया हमने, और बताया कि KSP बेसिकली क्या है, ये डिजॉल्व आयन की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट है। इसी बात को लिख भी दिया कि KSP इज द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व आयंस एंड इट वेरीज विद टेम्परेचर। और ये तब्दील हो जाती है थोड़ी सी वैल्यू विद, अगर हम टेम्परेचर को तब्दील करेंगे। तो हर एक सॉल्ट की एक ख़ास हद तक डिजॉल्व होने की सलाहियत होती है, और ख़ास टेम्परेचर पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी में भी फिर थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, और होता भी है। मिसाल के तौर पर ये तो हम स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि गिलास में हमने सिल्वर क्लोराइड का 1 चम्मच डाला। अब 1 चम्मच समझ लें कि फॉर एग्जांपल 1 चम्मच में 100 ग्राम्स है, ठीक है। अब जब हमने उसे डिज़ोल्व किया तो 100 ग्राम में से सिर्फ क्या हुआ कि 5 ग्राम जो है वो डिज़ोल्व हुआ, बाकी 95 ग्राम अनडिज़ोल्व फॉर्म में ही इस ग्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। किस टेम्परेचर के ऊपर, 25 सेंटीग्रेड के ऊपर। लेकिन अब हम क्या करें, इसी सॉल्यूशन को अगर गर्म करें और फ़र्ज़ करा कि इस टेम्परेचर को हम ले जाते हैं 50 सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी टेम्परेचर हमने डबल कर दिया। अच्छा, अब टेम्परेचर जब हमने डबल किया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। जब कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। फ़र्ज़ किया अब 50 सेंटीग्रेड के ऊपर पहले कितने थे, 5 ग्राम डिज़ोल्व हुए थे, अब फ़र्ज़ करा कि 7 ग्राम डिज़ोल्व हो गए, यानी कि 2 ग्राम्स और बढ़ गए टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो फिर क्या होगा, उसकी जो भी KSP की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो भी फिर वेरी करेगी विद द टेम्परेचर। समझ रहे हैं बात को। तो टेम्परेचर बढ़ाने से
सॉल्ट की सॉलिबिलिटी में इजाफा होता है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो स्पैरिंगली सॉल्युबल, अब चूँकि ये कैसे सॉल्ट है, मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो रहे, थोड़ी मकदार में हल हो रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने से थोड़ी बहुत इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ सकती है। अगर हमें किसी सॉल्ट की KSP की वैल्यू पता हो कि भाई इस टेम्परेचर पर इसकी KSP की वैल्यू इतनी है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये सॉल्ट किस हद तक डिज़ोल्व हो सकता है और कितनी क्वांटिटी डालेंगे हम इसकी सॉल्यूशन में कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाए। तो ये KSP की वैल्यू हमें असल में उसकी रिएक्टिविटी के बारे में, उस सॉल्ट की रिएक्टिविटी, स्पैरिंगली सॉल्युबल की रिएक्टिविटी के बारे में बता रहा होता है। ये बता रहा होता है कि किस हद तक जो है वो सॉल्युबल होगा और किस किस टेम्परेचर के ऊपर जाकर इसकी इतनी अमाउंट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। इसकी जो यूनिट है KSP की, वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट ही होती है। KSP की जो यूनिट है वो दैट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही है। तो अगर फ़र्ज़ करें जैसे कि हमारे पास एक सॉल्ट है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और इसकी KSP की वैल्यू है 1×10⁻⁸ मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6 पर डेसीमीटर की 6। तो यानी कि ये वैल्यू हमें बता रही है कि पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके कितने डिज़ोल्व्ड आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो ये होगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है 100 ग्राम, यानी इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो 100 ग्राम हो जाएगा। 100 ग्राम में से सिर्फ इतना, ये बहुत बहुत लेस मकदार है, यानी आप -8 की मकदार समझ रहे हैं, यानी कि 0.0000 पहले 70 उसके बाद 1 आएगा, तो ये बहुत थोड़ी मकदार हल हो रही है 100 में से। तो ये हमें बता देता है कि किस सॉल्ट जो है वो किस हद तक डिज़ोल्व होगा।